आज हम बात करेंगे लेगेसी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की। मतलब सरदार पटेल की लेगेसी देखेंगे कि क्यों उन्हें भारत का बिस्मार्क बोला जाता है, उन्हें इंडियन सिविल फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस बोला जाता है, उन्हें इंटीग्रेशन और रिपब्लिकन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। काफी सारी चीजों की उपाधि दी गई है, काफी सारी उपाधियां दी गई है। लौह पुरुष बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो देखिए, हम सरदार पटेल के बारे में देखेंगे कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या क्या काम किया भारत के लिए, क्या क्या कौन सी ऐसी चीजें की कि जिससे आज उनका नाम इतना बड़ा है देश के आगे। देखिए, भारत में आज है ना कि इतना ज्यादा देखिए पॉलिटिक्स होती है आज के टाइम पे। नेहरू हो, पटेल हो, सबको लेके है ना बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, नेहरू को सबसे बड़ा टूल बना के है ना, पॉलिटिकल टूल बना के है ना गेम खेलती है कि है ना सरदार पटेल अच्छे थे, इनकी जगह अगर यही होते तो अच्छा होता। ऐसी ऐसी मतलब प्रधानमंत्री यही होते। देखिए ये सब देखिए है ना, ये सब खाली राजनीति है। इन सबसे तो देखिए कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि देखिए सबने अपने अपने हिसाब से मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि जिसने जो नहीं कर पाया, गलतियां हर इंसान से हुई है। लेकिन सरदार पटेल के बारे में आज हम एक्चुअल में जानेंगे कि इन्होंने क्या ऐसा काम किया भारत के लिए, क्यों वो इतने ज्यादा फेमस हैं। तो हम उनकी बायोग्राफी तो नहीं देखेंगे उनकी, लेकिन लेगेसी देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया था भारत के लिए। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो देखिए, शुरुआत होती है। देखिए, थोड़ा सा इनके बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म है ना 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। वल्लभ भाई झेवर भाई पटेल इनका पूरा नाम था, सरदार नहीं था। सरदार की उपाधि दी गई थी इनको बाद में। तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने देखिए, लेकिन अब देखिए इन्होंने क्या किया था ना कि लॉ और बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी। बैरिस्टर जैसे गांधी जी ने कैसे पढ़ाई की थी, लेकिन इनके परिवार के पास है ना पैसा नहीं था इनको पढ़ाने लिखाने के लिए, काफी गरीब फैमिली से आते थे। तब उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने काफी ज्यादा पढ़ाई लिखाई, बाद में जाके लंदन में पढ़ाई की। लंदन से जब पढ़ के आए तो फिर है ना देश में वकील बन गए। वकील बनने के बाद आगे चल के है ना, जब देश में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ तो सबसे पहले है ना इधर गांधी जी से मिले। ये गांधी जी को भी इन्होंने अपना गुरु बना लिया था। तो देखिए गांधी जी, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब ये आए ना तो गांधी जी को पहले तो एक बार क्या हुआ था, पटेल ब्रिज खेल रहे थे अपने अपने साथी के साथ, वकील के साथ, गणेश मावलंकर वासुदेव के साथ। लेकिन वो क्या हुआ, उनको बोला कि आपसे एक इंसान मिलना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने, पहले तो लगा कि उनको समझ में नहीं है कि ये क्या है। फिर बाद में उन्होंने देखा तो फिर उनको देख के वो भी गांधी जी के आगे अपने आप को झुक गए, झुका लिया उन्होंने। मतलब उनके आदर्शों पे चलने लग गए वो भी। अब देखिए, सबसे पहले देखिए क्या हुआ था ना, गांधी जी के समय में 1917 में 3 जगह पे आंदोलन हुए थे ना, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन। तो देखिए उस समय क्या हुआ था, एक और हुआ था बारदोली सत्याग्रह, सबसे पहली चीज हुई थी। बारदोली सत्याग्रह हुआ था। देखिए बारडोली है ना, एक जगह है सूरत, एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, सूरत के पास में आता ही है। तो देखिए उस समय क्या हुआ था ना, 1917 में क्या हुआ था ना कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे क्या किया था ना, टैक्स में किसानों के है ना ऊपर है ना खूब सारा खेती का है ना वसूल दिया कि है ना इतनी इतनी खेती में इतना अनाज उगेगा, इतना परसेंट, और उसमें से है ना 22% है ना आपको सरकार को, ब्रिटिश सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। किसानों की मतलब वो इतने गरीबों से भी बुरी हालत कर दी किसानों की। अब किसानों की हालत हो गई खराब, किसान ऐसे थे कि अब करे तो करे क्या। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने फिर वो क्या हुआ कि वो एक लीडर के पास गए, उन्होंने वल्लभ भाई झेवर भाई पटेल के पास गए। झेवर भाई पटेल के पास गए, मतलब वल्लभ भाई पटेल के पास गए। अब जब वल्लभ भाई पटेल के पास गए, पटेल ने उनको समझाया कि तुम है ना अनशन पे बैठो, आप लोग है ना शांति से प्रोटेस्ट करो, यहाँ पे कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी से है ना लड़ाई झगड़े मत करो, है ना शांति से अपना प्रोटेस्ट करो, जो डिमांड है अपनी ब्रिटिश सरकार के सामने रखो, और अल्टीमेटली अगर तुम शांति से करोगे तो ब्रिटिश सरकार झुक जाएगी। अगर वायलेंट हुए जरा सा भी तो ब्रिटिश सरकार नहीं नहीं करेगी कुछ भी, वो तो है ना लात मार के फिर है ना भगा देगी घर पे, बोलेंगे घर जाओ। तो फिर अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने भी सरदार पटेल की बात मान ली, मतलब वल्लभ भाई पटेल की बात मान ली। अभी तक सरदार नहीं बने ये। तो ऐसे करके है ना स्थिति ऐसी हो गई, बाद में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ गया।
जब ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने 22% से 6.00 टैक्स कर दिए, परसेंट कर दिया, 6.603%। ऐसे इन्होंने ये टैक्स, इतना सारा टैक्स कम करना पड़ा ब्रिटिश सरकार को। तभी गुजरात की महिलाओं ने फिर इनको सरदार की उपाधि दे दी। ये देखिए सबसे पहली चीज होगी। सरदार मतलब होता है लीडर, लीडर मतलब इनका नाम एक्चुअली उसी बारडोली सत्याग्रह के बाद ही है ना ये सबसे ज्यादा फेमस हुए। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, दूसरी चीज क्या हुई। अब देखिए 1946 में क्या हुआ था। देखिए आपको एक और बात बता दूं कि है ना गांधी जी को ही अपना गुरु तो मानते थे। अब देखिए जब उस समय कांग्रेस को लेके जब यहाँ पे चुनाव हुए थे ना, जब कांग्रेस के प्रोविंशियल इलेक्शन, जो प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए थे 1946 में, जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, तो उसमें है ना 16 से है ना 13% वोट है ना सरदार पटेल को गए थे। 3% कुछ वोट गए थे नेहरू को। लेकिन गांधी जी ने ना इनको मनाया था, बोला था कि देखिए आप नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनने दो। गांधी जी ने नेहरू को चुना था इस बात के लिए। अब देखिए अपन किसी दिन उसके बारे में भी बात करेंगे कि अगर देखिए सरदार पटेल को छोड़ के क्यों गांधी जी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, उसमें भी उनके अलग अलग रीजंस हैं। तो वो तो पटेल बाद में मान गए जैसे तैसे करके। अब देखिए सबसे एक और चीज इन्होंने क्या की थी ना, माइनॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया इनको। देखिए सरदार पटेल का ऐसे था ना, वो हर किसी को साथ में लेके चलते थे। कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सब उनकी इज्जत करता था। सब तबके को साथ में लेके चलते थे तो सब उनकी इज्जत भी करते थे। ऐसा नहीं है कि कोई उनसे नफरत करता था। तो इन्हें माइनॉरिटी कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया उस समय। अब देखिए उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, संविधान को है ना बनाने की बात चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो इन्होंने ही आइडिया दिया था कि है ना भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाओ, क्योंकि भीमराव अंबेडकर है ना काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनको सब चीजों के बारे में नॉलेज है। दलित वर्ग को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, सब चीज के बारे में इनको पता है। तो है ना आप पहले इनको लेकर आओ, तो ये सबसे ज्यादा आपको बताएंगे। तो फिर इससे वजह से क्या हुआ, और पटेल के आइडिया की वजह से ही है ना ये लेके आए फिर इनको यहाँ पे। अब देखिए अब उसके बाद और इन्होंने बहुत अच्छा संविधान दिया भारत को। अपन भारत के संविधान की भी बात करेंगे किसी दिन। तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि, अब देखिए उसके बाद आगे क्या हुआ कि अब उन्होंने बोल दिया कमेटी के लिए बोल दिया, फिर भीमराव अंबेडकर आ गए। अब देखिए 1946 में तो पता ही इंटरिम गवर्नमेंट में नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। कृपलानी ने गांधी जी को बोला था कि है ना नेहरू को नाम चुनने के लिए बोला था, जेबी कृपलानी को। बहुत सारे लोग थे इसमें, जेबी कृपलानी थे, पट्टाभी सीतारमैया थे, फिर और उसके बाद ये थे क्या बोलते, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, कई सारे लोग थे। लेकिन इन्होंने सबने पटेल का ही नाम सुनाया था, कि नाम बोला था, क्योंकि सब जानते थे कि है ना जिन्ना से वो है ना उनके उन्हीं की जुबान उन्हीं की भाषा में वो मोल भाव कर पाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना से बंटवारे को लेके। खैर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बंटवारा टालने की कोशिश की लेकिन वो बंटवारा कोई नहीं रोक पाया। मैंने पार्टीशन ऑफ इंडिया पे भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चाहें तो उस पर भी देख सकते हैं। तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अब जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, देश आज़ाद हो गया, फिर उसके बाद इनको क्या करना था ना, इंटीग्रेशन यूनिफिकेशन, मतलब प्रिंसली स्टेट्स को है ना एक करना था। जो 565 रियासतें थी उनको एक किया इन्होंने। देखिए गांधी जी ने पहले बोल दिया था कि ये काम तो सिर्फ है ना सरदार पटेल ही कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आगे जाके ये काम करे। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने पटेल को ना, अब देखिए अब आज़ादी के बाद देखिए क्या हुआ ना कि है ना ब्रिटिशर्स तो है ना यहाँ पे भी बेवकूफ़ी कर गए जाते जाते। क्या खेल कर गए कि है ना प्रिंसली स्टेट को उन्होंने बोल दिया कि या तो आप है ना इंडिपेंडेंट हो जाओ, या है ना भारत या पाकिस्तान में से किसी को एक को ज्वाइन कर लो। ये बेवकूफ़ी कर गए। अब देखिए प्रिंसली स्टेट्स की हालत तो है ना, ब्रिटिश जो जहाँ पे ब्रिटिश रूल कर रहे थे ना जिन राज्यों को, उनकी हालत ठीक थी, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब थी। भैया राजा साहब जो बोलेंगे वही होगा, यहाँ पे उनको कोई मतलब रहता नहीं था। वो अपनी शान और शौकत में लगे रहते थे, जनता जाए भाड़ में, कुछ फर्क पड़ता नहीं है भाई, किसी को पैसा मिले न मिले, भूखा मरो जियो कुछ भी करो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस उनका ऐसा मतलब मानना था, और इसी दम पे वो नाच रहे थे।
अब ब्रिटिशर्स ने है ना उनको बोल दिया कि है ना तुम दोनों में से एक कंट्री को ज्वाइन कर लो या तो है ना पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाओ। तो बहुत सारी कंट्री इस चीज को लेके खुश भी हो गए। तो देखिए बेसिकली क्या हुआ था ना इसमें कि है ना तीन राजाओं को इसने चार रियासतें ऐसी थी जिन्होंने परेशान किया भारत के साथ जुड़ने के लिए, नौटंकी की कि हम नहीं जाएंगे। पहली थी कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और त्रावणकोर। तब देखिए भोपाल भी ऐसा था, भोपाल भी है ना भारत के साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन भोपाल के नवाब हमीदुल्ला का भी है ना को भी है ना जाना पड़ा। बाद में मैंने भोपाल की भी स्टोरी बताई हुई है कि कैसे है ना वहाँ के राजा को जाना पड़ा, मतलब कि वहाँ के नवाब को कैसे है ना वो भारत में आखिर क्यों भारत में ही शामिल होना पड़ा, वो नहीं हो पाए। तो उसकी भी बताई हुई है, तो आप देख लीजिएगा। अब देखिए कश्मीर की तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम चली रही थी। अब देखिए एक तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था कि है ना हमको एक सोचने का वक्त दे दीजिए, 1 साल का हम सोचेंगे कि हमको किसके साथ जाना है, किसकी की अलग रहना है। और फिर है ना नहीं तो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था कि नहीं तो आप भारत के साथ जुड़ जाइए। तब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि कई सारी रियासतों ने तो बोला कि नहीं हम भारत के साथ ही जुड़ेंगे। तब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने भारत के साथ जुड़ने की अपील कर, अब कई कुछ रियासतें तो परेशान कर रही थी, लेकिन इसमें कश्मीर का मामला अटका हुआ था। अब देखिए कश्मीर में क्या हुआ था ना, अब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तो पहले बोला, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को भेजा वीपी मेनन को। तो वीपी मेनन ने बोला कि उन्होंने बोला कि नहीं हम सोच के बताते हैं। तो इतने में मोहम्मद अली जिन्ना का सब्र जवाब दे गया, पाकिस्तान का सब्र जवाब दे दिया और उसने कबायली भेज के हमला कर दिए। जब कबायली भेजकर हमला किया तो हरि सिंह ने इधर से मदद मांगी कि है ना क्या कर कि हम हमारी मदद करो। तो पटेल ने बोला कि ठीक है हम हेल्प करेंगे, लेकिन है ना हम हेल्प तो करेंगे लेकिन आपको इसके लिए भारत के साथ शामिल होना पड़ेगा। ये नहीं कि है ना आप आगे चल के इंडिपेंडेंट होने की डिमांड करो या है ना बोलो कि है ना नहीं हमको आज़ादी ही चाहिए। ये सब नौटंकी नहीं चलेगी यहाँ पे, रोज ये सारे नाटक नहीं चलेंगे। तो फिर है ना मान गए। अब देखिए ऐसा बोला जाता है, देखिए एक बुक भी आई थी इस चीज़ को लेके जिसमें है ना कई सारे आर्मी जनरल्स थे, सैम मानेकशॉ भी वहाँ पे बैठे हुए थे। तो एक बुक में है ना भी इसका बात का जिक्र किया गया कि नेहरू काफ़ी ओरिएंटेड थे ना, तो नेहरू एक स्पीच दे रहे थे और वो काफ़ी टाइम तक बोलते जा रहे थे। तब देखिए अब नेहरू बोलते रह गए, बाद लास्ट में पटेल ने गुस्से में उनको बोला, नेहरू एक बात बताओ तुमको कश्मीर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो नेहरू जी ने बोला हाँ बिल्कुल चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला, पटेल ने बोला कि चलो ठीक है, लेकिन आर्मी को बोला कि देखिए आपको ऑर्डर आ गए हैं कार्रवाई करने के, आप कार्रवाई कीजिए। तो देखिए आर्मी ने वहां पे ना पूरा एयरफोर्स भेज के सब जगह से कबायलियों को खदेड़ दिया था। पूरा आर्मी ने श्रीनगर के एरिया पे जाके सब जगह पे कब्जा करके इधर है ना आर्मी इधर चली गई थी, और आर्मी ने फिर यहाँ से इन लोग को भेज दिया था कि इन लोग को सबको पैरा ट्रूपर्स गए थे, बड़े बड़े एयरफोर्स के बड़े बड़े हवाई जहाज गए, बड़ी फिर आर्मी गई। फिर उसके बाद सभी लोगों ने इसमें आर्मी के भी कुछ सोल्जर्स गए, जो जो आर्मी के और सोल्जर थे ये सब भी गए, क्योंकि देखिए नेहरू बिल्कुल नहीं चाहते थे कि यहाँ पे हिंसा। अब देखिए लेकिन अब सरदार पटेल तो पूरा आज का जो पाकिस्तान पीओके है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां तक पूरा कार्रवाई करना चाह रहे थे। नेहरू ने यहाँ पे एक बड़ी गलती कर दी, वो यूनाइटेड नेशन में लेके चले गए वो मामला। खैर वो मामला तो देखिए फिर अभी तक अटका ही हुआ है। खैर अब तो धारा 370 हट चुका है वहां से, तो देखिए एक प्रॉब्लम तो वहां की सॉल्व हो गई है। तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद पीओके भी इंडिया के पास आ जाए, तो अब वो देखिए कश्मीर समस्या तो अटकी हुई है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, फिर ऐसे ही बाद में हैदराबाद को लेके हुआ। अब देखिए जब हैदराबाद को क्या हुआ, हैदराबाद का भी मैंने आपको बताया था ऑपरेशन पोलो, अगर आप चाहें तो उस पर भी देख सकते हैं। ऑपरेशन पोलो पे भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो देख लीजिएगा। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ पे बोला कि हैदराबाद के भी है ना नवाब थे मीर उस्मान अली खां, वो है ना इधर से वो भी है ना चाह रहे थे कि है ना पाकिस्तान के साथ जाने की बात बोल रहे थे। फिर है ना देखिए सरदार पटेल का तो ऐसे था ना कि है ना पहले समझाओ, अगर नहीं समझे ना तो पिटाई करेंगे, फिर सोच लो, और अगर नहीं समझे तो मार खाने के लिए तैयार हो जाओ, वो वाली हालत थी उनकी। मतलब वो वाली बात थी, कैरेट एंड स्टिक
वाली पॉलिसी थी कि वो क्या पहले मतलब वो बोलते थे, समझाते थे कि बेटा ऐसे मत करो, तुम्हारे पिताजी मेरे इतने अच्छे दोस्त थे, तुम भारत में हम बेटे के समान हो, तुम भी हमारे, ऐसे मतलब वो समझाते थे उनको प्यार से। कोई नहीं मानता था, वहीं उसको है ना एक लगाते थे। तो फिर अब मतलब आर्मी भेज देते थे, मतलब ऐसा कहने का मतलब है। तो वहीं आर्मी भेज देते थे, आर्मी है ना उनको ले आती थी जबरदस्ती खींच के कि चलो चुपचाप। तब इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वहां पे है ना सरदार पटेल, मीर उस्मान अली खान ने तो पहले ही बोल दिया कि है ना हैदराबाद आपके पास आएगा नहीं। अब इधर क्या हुआ कि है ना वो अब उन्होंने भी है ना स्टैंड स्टील स्टील एग्रीमेंट साइन कर लिया कि हमको सोचने का वक्त दे दीजिए बीच में। लेकिन वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था कि है ना 20 करोड़ रुपया उधारी में दे दिया कि ले लो 20 करोड़ रुपया, कि है ना पाकिस्तान को है ना, क्योंकि काफी ज्यादा अमीर स्टेट था। तो वरना उस समय क्या हुआ कि है ना इसकी वजह से, और वहाँ पे कई सारे हिंदू भी, हिंदू मेजोरिटी में थे ना वहाँ पे। तो लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला अब देखिए काफी सारी मीटिंग की, डिप्लोमेसी की। अब लियाकत अली, देखिए कासिम रिजवी, इन्होंने क्या ना अपनी आर्मी बना ली थी इन लोगों ने। कासिम रिजवी तो एक सबसे बड़ा गुंडा था यहाँ का। अब इनको रजाकार बोला जाता है। अब ये रजाकारों ने है ना खूब लूट मार की। अब ये जो भारत के साथ रहने की बात बोलता था उनको मार, वो मतलब वो कर देते थे, मारते थे, मतलब मार डालते थे उन लोग को। तो उन लोग के साथ बुरा व्यवहार किया करते थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने बोला कि ऐसे तो चलेगा नहीं। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि सरदार पटेल को आ गया गुस्सा एक दिन। उन्होंने बोला कि अब मैं इससे 1 साल हो गया, अब इतने दिन से तो है ना करने की कोशिश कर रहा हूँ। लियाकत अली से बात हुई, जब भी है ना भारत के साथ बात जुड़ने की बात होती थी तो लियाकत अली कुछ जवाब नहीं देते थे। कुछ है ना जो इसका प्राइम मिनिस्टर था, लैक अली, हाँ लैक अली जो इसका प्राइम मिनिस्टर था वो जवाब नहीं देता था। इवन यूनाइटेड नेशन जाने की धमकी दे दिया। तो अब उसके बाद क्या हुआ, सरदार पटेल ने बोला छोड़ो ऐसी की तैसी, अब बहुत हो गया, अभी बताते हैं इसको। 5 दिन के अंदर अंदर तुरंत में ना 13 सितंबर को, जब जिस दिन मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हुई, पाकिस्तान शोक में डूबा हुआ, कोई हेल्प करने वाला नहीं, ऑपरेशन पोलो चलाया। ऑपरेशन पोलो चला के 5 दिन में सबको ठोक पीट के बराबर कर दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरा हैदराबाद इंडिया में आ गया। मतलब सरदार पटेल का ऐसा था ना कि उन्होंने पहले समझाते थे, नहीं माना तो फिर है ना डंडा मारते थे, डंडे मतलब कंधे पे बंदूक रख के उस चलाते थे उसके कि चुपचाप कर लो जो बोल रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे करके ऑपरेशन पोलो की वजह से हैदराबाद भी आ गया इंडिया में। तब उसके बाद क्या हुआ कि 17 सितंबर तक हुआ था ये, 13 से लेके 17 सितंबर 1948 तक। और 17 सितंबर को फाइनली हैदराबाद भारत के साथ जुड़ गया। तब उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ कि अब देखिए फिर ऐसी है ना त्रावणकोर का भी हुआ। त्रावणकोर भी पाकिस्तान के साथ जाना था वो भी नहीं हुआ। जूनागढ़ के जो राजा थे महावत खान ने भी वही नाटक किया कि पाकिस्तान के साथ जाएंगे। एंड में उधर भी आर्मी भेज दी, तो है ना वो जूनागढ़ को भी आना पड़ा। अब देखिए अपन उसके बारे में भी एक दिन बात करेंगे, प्रिंसली स्टेट, द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की, है ना कैसे 565 रियासत को भारत में मिलाया गया एक साथ। तो देखिए अब ये प्रिंसली स्टेट का हो गया। फिर उसके बाद देखिए उसके बाद आगे क्या हुआ, देखिए सिविल सर्विस के बारे में। फिर देखो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस बोला जाता है इनको। तीसरा इन्होंने एक और अच्छा काम किया, चौथा काम। तब देखिए अब उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए सिविल सर्विस का, मतलब ज्यादा डीप में नहीं बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए पहले तो देखिए क्या होता था, देखिए 1764 में जब बक्सर की लड़ाई हुई थी, तो बक्सर की लड़ाई होने की वजह से क्या हुआ कि पूरा ब्रिटिश के कब्जे में आ ही गया था एक तरह से इंडिया। जब ब्रिटिशर्स की इधर इंडिया कब्जे में आया, तो उसके बाद हुआ क्या कि इधर से है ना ब्रिटिशर्स ने ना अपनी अपनी पॉलिसी लॉन्च कर दी थी कि है ना सिविल सर्विस में किसी को भर्ती होना है। मतलब वो उस समय इंडियन सिविल सर्विस नहीं था उनका, कुछ और होता था, दूसरी एग्जाम होती थी। तो किसी ने है ना, जब उन्होंने अलग, फिर है ना लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, कॉर्नवालिस ने अलग अलग अपने कानून लाए, उसने अपने अपने हिसाब से सिविल में लोगों के लिए तय होना समझा। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड मैकाले आया। लॉर्ड मैकाले वही लॉर्ड मैकाले की है ना जिसने है ना पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को खत्म करके है ना अपना मॉडर्न जो आज का एजुकेशन सिस्टम है ना वो लागू कर दिया कि आज के बच्चे देखिए सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, या जो भी चीज़ें सब अपनी है ना लैंग्वेज, अपना ही चीज़ें है ना उन्होंने अपने ऊपर थोप दी भारत के लोगों पे। तब देखिए फिर है ना लॉर्ड कॉर्नवालिस को इस बात का श्रेय दिया जाता है
पर उस समय तो देखिए एग्जाम होते नहीं थे, कंपटीशन के लेवल पे होता था, स्टेट लेवल पे होता था, मतलब ज़्यादा कुछ ऐसे रहता नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं होता था आज के टाइम पे। तो देखिए अब उसके उस समय क्या हुआ ना फिर कि जैसे ये सारी चीज़ें हुई, तो इससे करते करते क्या हुआ कि अब 1853 ईस्वी के बाद करते करते एग्जाम होने लगे। और देखिए उसमें क्या होता था ना कि, और इसमें भी क्या रूल था कि है ना आपको लंदन जाके ही तैयारी करनी पड़ती थी, और है ना लंदन में ही है ना सिविल सर्विस की एग्जाम होती थी, और उसी में ही आपको है ना देना पड़ता था उनकी जो एग्जाम होती थी, वहीं जाके वहीं सेंटर मिलता था। और देखिए ज़्यादातर उस समय 90% लोग है ना इंडिया में उस समय गरीब थे, कोई है ना एक आध परसेंट कोई है ना लंदन चला गया तो चला गया ये तैयारी करने के लिए, किसी के पास इतनी औकात नहीं थी कि है ना कर सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले इंसान थे जिन्होंने है ना सिविल सर्विस के लिए निकाला। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अब 1937 आते आते ये मांग उठने लगी कि है ना इंडिया की भी है ना सिविल सर्विस की है ना फेडरल सिविल सर्विस होनी चाहिए, कलेक्टर ये सब का जो उसी समय ही आया था ना कॉर्नवालिस के समय, कलेक्टर ये सब जो बड़ी बड़ी पोस्ट थी। और आज देखिए भारत में आईएएस यूपीएससी इन सब की बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट है। तो देखिए अब उसके बाद क्या हुआ कि सरदार पटेल आए। जब सरदार पटेल ने जब भारत आज़ाद हुआ उन्होंने बोला कि नहीं इंडिया को अपना सिविल सर्विस तो निकालना ही चाहिए। तो फिर उन्होंने है ना इसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए बताया, उन्होंने अपने अपने हिसाब से कानून बनाए देश में। उन्होंने इसमें एक स्पीच भी दी थी, उन्होंने बोला कि देखिए भारत अब आज़ाद हो चुका है, देश को अब गुलामी की जंजीरों से निकलना होगा, अपना देश का खुद का सब कुछ करना पड़ेगा कि है ना अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि है ना कोई देश अपना बता रहा है, कोई चीज़ है ना कोई किसी को कोई कुछ और बता रही, ये नहीं होना चाहिए, सब अपने अपने सिविल सर्विस के हिसाब से निकालो। फिर उन्होंने बोला कि देखिए कोई एक स्पीच में ये भी समझाया कि है ना किसी भी अवार्ड की है ना कामना मत करो, ये मतलब देश के को सबसे पहले ऊपर रखो, आगे सफल हो नहीं हो इन सब में ये सब नहीं सोचो, पहले पहले देश को ऊपर रखो। तो फिर ऐसे करके उन्होंने ना सिविल सर्विस में अपना योगदान दिया कि देश को सिविल सर्विस की के लिए क्या आगे करना चाहिए। तो फिर ऐसे करके यूपीएससी आईएएस ये सब निकल के आया उस समय से ही। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इसीलिए इनको है ना फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी बोला जाता है। तो देखिए अब ये सारी चीज़ें की उन्होंने, और उन्होंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए इसमें, मतलब एग्ज़ाम नहीं दिए मतलब एग्ज़ाम्स निकाले। फिर है ना उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें की। अब देखिए गांधी जी को तो अपना गुरु मानते ही थे। अब देखिए सरदार पटेल का ऐसे था, उनके ऐसा बोला जाता है कि है ना हार्ट अटैक से ही मृत्यु हुई थी। और फिर उसके बाद देखिए प्रिंसली स्टेट्स में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जोधपुर भी है ना भारत के हाथ से निकलने वाला था। जोधपुर भी है ना इधर भारत के हाथ से निकलने वाला था, लेकिन है ना जिन्ना ने तो उनको बहुत सारे वादे कर दिए थे ना वहाँ के राजा हनुमान सिंह को, तो जिन्ना ब्लैंक पेपर दे दिया जिन्ना ने, लेकिन हनुमान सिंह ने कोई बात पे सवाल उठा दिया कि क्या हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे तो क्या होगा क्या नहीं, तो जिन्ना ने वो ब्लैंक पेपर छीन लिया कि है ना सोचते रहो, या कुछ बात मतलब ऐसी बात हुई थी, तो ये बात हुई थी तो मना कर दिया था। सरदार पटेल ने बोला कि देखो ऐसा है कि है ना भारत के साथ आ जाओ, वहां मत जाओ, तुम्हारे पिताजी मेरे अच्छे दोस्त रहे, तुम प्लीज वहां मत जाओ, इधर अगर वहां गए तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तुरंत में है ना उनको समझ में आ गया वहां के महाराज हनुमान सिंह को कि ऐसे तो चलेगा नहीं, फिर वो भारत में जोधपुर भी आया, वरना जोधपुर भी निकल जाता। मतलब सरदार पटेल का तो प्रिंसली स्टेट को लेके ये माना था कि बस एक बार इनको इधर अपने यहाँ पे ले ले, उसके बाद तो फिर हम सबको ठोक पीट के बराबर कर देंगे एक सेकेंड में। मतलब उनका ऐसे था, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने सबको इज्जत दी, उन्होंने उसके बाद प्रीवी पर्स सबको दी जाती थी। फिर उसके बाद है ना ये भी होता था क्या बोलते हैं, हैदराबाद के जो मीर उस्मान अली खान थे वो तो है ना लोकसभा राज्यसभा में चुन के आए थे, जबकि उन्होंने कितना बुरा किया लोगों के साथ, कितने रेप किए, कितना कुछ किया, कितना गलत गलत काम किए, फिर भी उनको इज्जत दी गई। ऐसा नहीं है कि है ना जो प्रिंसली स्टेट को बोला गया था उनको किया गया था, नहीं किया गया था, सब किया उनके हिसाब से। बट उनका ऐसा था कि बस एक बार इनको अंदर ले लो, उसके बाद तो फिर हमारी चलेगी, वो ये लोग फिर कितना ही हल्ला कर ले, उससे तो फिर होना जाना नहीं है। तो ये था सरदार पटेल की लेगेसी के बारे में, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि है ना उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, क्यों उनको इतना सराहा जाता है, लौह पुरुष क्यों बोला जाता है भारत का। और भी किसी दिन उनके बारे में बात करेंगे, प्रिंसली स्टेट्स को लेके बात करेंगे। फिर उसके बाद
उसके बाद और भी चीजें कि गांधी जी ने क्यों नेहरू को, सरदार पटेल को छोड़ के नेहरू को क्यों प्रधानमंत्री बना किस दिन, उस पर भी बात करेंगे। तो अभी बहुत सारे टॉपिक पे भी और भी चीजें मैं बताऊंगा अगले अगले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।